वेलकम बैक टू सॉल्व बाय स्वाति। बायोकेमिस्ट्री के इस लेक्चर सीरीज में हम एंजाइम हमने डिस्कस किया। कुछ एंजाइम्स की बेसिक डेफिनेशन को समझा और एंजाइम एक्चुअली सेल में क्या काम कर रहे हैं वो समझा। अब हम देखते हैं कि एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे कि एंजाइम काइनेटिक्स क्या होता है। जब सबस्ट्रेट कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, जब यहाँ पर सबस्ट्रेट को एंजाइम जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, हमने देखा है कि एंजाइम जो भी है रिएक्शंस की वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को क्या करता है, हेल्प करता है कि वो जल्दी प्रोडक्ट बनाए। तो ये यहाँ पर एनर्जी को कम करता है ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। तो अब यहाँ पर माइचेलिस मेंटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एंजाइम की काइनेटिक्स को स्टडी किया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जब एंजाइम को सबस्ट्रेट दिया जाए, क्योंकि एंजाइम हमने देखा यहाँ पर हमने देखा था कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, राइट। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और यहाँ पे ये सबस्ट्रेट जो है यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब उन्होंने देखा कि एंजाइम जो इस केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करता है, तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग के साथ इसका रिएक्शन वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मतलब अगर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दी जाए तो फटाफट से सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना इसे कैसा इफेक्ट करेगा। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक तरफ एक्स एक्सिस पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को रखा और वाई एक्सिस पे उन्होंने रिएक्शन की वेलोसिटी को रखा। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते गए, मतलब उन्होंने सबस्ट्रेट को, मान लो पहले उन्होंने सबस्ट्रेट को कुछ फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट के पहले उन्होंने 5 मॉलिक्यूल लिए, फिर वो धीरे 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 बढ़ाते गए और जब तक वो 100 मॉलिक्यूल पे पहुंचे। और उन्होंने देखा कि मान लो एंजाइम भी यहाँ पर 100 है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एंजाइम भी यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल है। तो 100 मॉलिक्यूल में जब इनिशियल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन 5 रही होगी, तो रिएक्शन वेलोसिटी वो जैसे जैसे एकदम से हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाई तो यहाँ पे रिएक्शन की वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, उसके बाद भी यहाँ पर रिएक्शन की वेलोसिटी हमें बढ़ती हुई नहीं दिखेगी। यहाँ पे ये जो है रिएक्शन वेलोसिटी हमें मैक्सिमम मिल जाएगी। अब ये मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी कब मिलती है, मैक्सिमम रिएक्शन की वेलोसिटी तब मिलेगी जब जितने भी हमारे पास एंजाइम है वो सारे सबस्ट्रेट से क्या हो जाए, ऑक्यूपाई हो जाए। जितनी भी एंजाइम के पास सबस्ट्रेट के बाइंडिंग की सीट से वो सभी जगह अगर सबस्ट्रेट बाइंड हो गए, अब कोई भी एंजाइम खाली नहीं रहा, तो जब कोई भी एंजाइम खाली नहीं रहेगा तब हम मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो सकती है। तो उन्होंने जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाया, एक टाइम तक रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ती है और एक टाइम पे उन्होंने देखा कि अब वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन रिएक्शन की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने ये काइनेटिक्स को स्टडी किया कि कैसे एंजाइम जो है उसकी रिएक्शन वेलोसिटी पर इफेक्ट डालता है जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल को देखते हैं। मान लो यहाँ पर 10 एंजाइम है। ये जो वाइट सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ये वाइट एंजाइम, इसको एंजाइम हम मानेंगे। और फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर 10 एंजाइम लिए हैं और अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मान लो यहाँ पर पहले 3 कोई सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड हुए होंगे, तो यहाँ पर जस्ट रिएक्शन वेलोसिटी कुछ ना कुछ आई होगी। लेकिन जैसे जैसे हमने यहाँ पर सबस्ट्रेट बढ़ाया, एंजाइम जैसे जैसे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहे हैं, तो रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, राइट। और फिर जितने भी हमारे पास 10 एंजाइम थे, मान लो यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया कि हमारे जितने भी टोटल एंजाइम थे वो अब क्या हो गए, ऑक्यूपाइड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी सीट खाली नहीं रही, तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी क्योंकि विदाउट एंजाइम तो रिएक्शन वेलोसिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पर सारे एंजाइम जब ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो एंजाइम ऑक्यूपाई होने की वजह हमें क्या मिलेगा, वीमैक्स। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो एंजाइम के कैटेलाइज करने की जो रेट है रिएक्शन की, वो यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है, मतलब चेंज हो रही है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बदलती जा रही है वैसे वैसे रिएक्शन की वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो यही एंजाइम काइनेटिक्स कहलाती है। ये प्रोसेस काइनेटिक्स में स्टडी होती है जिसे कि माइचेलिस मेंटेन ने साइंटिस्ट ने स्टडी किया था। अगर हम इसका यहाँ पर इनिशियल फेज देखें, अगर हम यहाँ पे इसका इनिशियल फेज देखें, तो ये इनिशियल फेज जो है वो यहाँ पर होगा कि जो भी यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन आएगी, वेलोसिटी जो आ रही है रेट ऑफ रिएक्शन वो यहाँ पे कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट हम कंसंट्रेशन बढ़ाते गए और एकदम से हमें यहाँ पर वेलोसिटी उसी रेशियो में बढ़ती हुई दिखी, क्योंकि देखिए ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों ही इक्वली बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्शन वेलोसिटी।
लेकिन जैसे यहाँ पर नेक्स्ट हम अगर इस ग्राफ को हम 3 फेज़ में डिवाइड करें, तो जो हमारा सेकंड से थर्ड फेज़ जहाँ पर हमारा ग्राफ जो है वो कांस्टेंट होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हम इस वाले फेज़ में अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी में कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं आ रहा है। हमने यहाँ पर ये, ठीक है? ये पूरा हमने इतना यहाँ से लेके यहाँ से तो कंसंट्रेशन को बढ़ाया, लेकिन हमें कोई भी वेलोसिटी में चेंज नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ की जो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर हमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रिएक्शन की वेलोसिटी हमें बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, तो ये हम कह सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो हम कह रहे हैं कि जब रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है, हमारे जो फर्स्ट फेज में हम देख पा रहे हैं, तो ये कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब रेट ऑफ रिएक्शन उसके कंसंट्रेशन पे सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनली डिपेंड करती है, उस केस में फर्स्ट ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे होगा, राइट। और जब यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पर रिएक्शन की वेलोसिटी पे कोई चेंज ना दिखे, उस कंसंट्रेशन में यहाँ पर ये होगा जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। जीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि वहां पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है रिएक्शन की वेलोसिटी पर, ठीक है। ये दो बात हमें ध्यान रख लेनी है, राइट। अब यहाँ पर जो माइचेलिस मेंटन साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन डिराइव करी, उन्होंने इक्वेशन पूरा काइनेटिक्स को स्टडी किया और उससे एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया। वो फॉर्मूला है वी नॉट, रिएक्शन की वेलोसिटी Vmax into substrate concentration अपॉन Km प्लस substrate concentration। ये फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया। उन्होंने बताया कि अगर हमें किसी टाइम पर वेलोसिटी निकालनी हो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन निकालनी हो, तो हमें Vmax और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई करना होगा और उसे डिवाइड करना होगा Km प्लस S सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से। अब यहाँ पे केम क्या है, एस तो हमें पता है कि कोई सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, ठीक है। स्पेसिफिक हमने जो कंसंट्रेशन ली हो, चाहे वो 2 माइक्रोमोलर, 1000 माइक्रोमोलर, ठीक है, जितने भी हम कंसंट्रेशन लेते हैं, राइट। कंसंट्रेशन को हम माइक्रोमोलर या मोलर में डिफाइन करते हैं, तो ये तो हमें पता होगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। ये हमें पता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, जब सारे ही एंजाइम, ये वेलोसिटी तब हमें अचीव होती है जब सारे के सारे एंजाइम क्या होंगे, सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पे केम क्या है। तो यहाँ पर Km क्या होगा, अगर हम यहाँ पर माइलचुलिस मेंटन इक्वेशन बनाए, तो उनका कहना था कि जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो यहाँ पर ऐसे वेरी करती है, राइट। ये हमारा Vmax हो जाएगा। ये यहाँ पर Vmax हो गया। y एक्सिस पे हम v वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं और इधर हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया। वेलोसिटी जो है हमारी वो होगी माइक्रोमोलर पर मिनट। 1 मिनट में हमारे कितना माइक्रोमोलर यहाँ पर चल रहा है वो हमारी रिएक्शन वेलोसिटी होगी, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो जाएगी हमारी मिलीमोलर। अब यहाँ पर माइचेलिस मेंटन ने बताया कि क्या होता है कि केम वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी, केम वो सबस्ट्रेट की, क्योंकि एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, तो उन्होंने कहा कि केम वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा जहां पर रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम का हाफ हो जाए, राइट। तो v यहाँ पर केम क्या होगा, केम वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जहां पर रिएक्शन वेलोसिटी मैक्सिमम की हाफ हो जाए, वो केम कहलाएगा। मतलब जहाँ पे हमें मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी वेलोसिटी अगर अचीव हो गई, तो वही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या कहलाएगी, केम कहलाएगी। जिस केम को क्या कहा जाता है, माइचेलिस मेंटन कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसे है यहाँ पर माइचेलिस कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो उन्होंने एक फॉर्मूला डिवाइड किया, वी नोट इज इक्वल्स टू Vmax सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब Km जो है, Km क्या बताता है, Km ये बताएगा कि किसी एंजाइम की सबस्ट्रेट से अफिनिटी कितनी ज़्यादा है। मान लो ये एक एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट से बहुत ज़्यादा टाइटली बाइंड हो रहा है, तो जितना ज़्यादा इसकी अफिनिटी सबस्ट्रेट के साथ ज़्यादा होगी, उसका उतना Km कम होगा, राइट। और जितना इस एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी जो है, बाइंडिंग जो है वो कम होगी, उतना यहाँ पर Km ज़्यादा होगा। मतलब कि
कोई एंजाइम है वो बहुत ज़्यादा टाइटली सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे उसका केम कम हो जाएगा, मतलब बहुत थोड़ी कम कंसंट्रेशन पर ही हमें वीमेक्स यहाँ पर अचीव हो जाएगी, क्योंकि क्या एंजाइम क्या करेगा यहाँ पर, एंजाइम यहाँ पर जल्दी से जल्दी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, फटाफट उसे छोड़ देगा, राइट? तो फटाफट यहाँ पे कन्वर्जन होगा। लेकिन अगर एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ अफिनिटी बहुत ज़्यादा है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, इजीली छोड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे केएम हमें क्या मिलेगा, केएम यहाँ पर हमें कम मिलेगा, राइट? तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो केएम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट, कि एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ क्या अफिनिटी है, उसका जो रिलेशन है केएम के साथ वो इनवर्स होगा। मतलब केएम अगर ज़्यादा है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट की अफिनिटी क्या है, कम है, और अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट की अफिनिटी ज़्यादा है मतलब उसका केएम कम है, राइट? ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो माइचेलिस मेंटन इक्वेशन का ये जो फॉर्मूला उन्होंने डिराइव किया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐसे राइट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विमेक्स दिया हुआ है, आपको सबस्ट्रेट दिया हुआ है, केएम दिया हुआ है, बताओ कि वेलोसिटी क्या रही होगी। फिर ये दिया हुआ होगा, बोले कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन निकालो, तो हम जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हम निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी हमें पूछा गया है। अब हमने ये बताया कि केएम जो है, केएम क्या होगा, वह सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब हमें मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ वेलोसिटी जब अचीव हो जाती है तो वही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन यहाँ पर केएम कहलाती है। हम बहुत आराम से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत मतलब एकदम से इजीली समझ में नहीं आता है, राइट? तो हम बहुत आराम से समझने की कोशिश करेंगे, और आपके जो भी डाउट्स वगैरह है वो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम उसे और इजीली रिजॉल्व कर पाएँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक एक अगर एंजाइम है, एक एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे फाइंड आउट किया जाए। हम कैसे पता करेंगे कि ये जो एंजाइम है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, मतलब ये फटाफट सबस्ट्रेट को क्या कर दे रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो हम पता कैसे करेंगे, तो ये जो एंजाइम है, अगर इस एंजाइम की एक सिंगल एंजाइम मॉलिक्यूल की अगर हमें एक्टिविटी फाइंड करना हो कि ये जो एंजाइम है वो कितना प्रोडक्ट जब इस एंजाइम से सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा हो तो ये कितना जल्दी ये प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर पा रहा है, ठीक है? तो ये इसकी एक्टिविटी हो गई। तो ये एक्टिविटी जो है वो पर सेकेंड में डिफाइन होती है, राइट? कि एक सेकेंड में कितना ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पा रहा है। इसी को टर्नओवर नंबर भी कहा जाता है, कि मतलब एंजाइम का टर्नओवर नंबर कितना है। टर्नओवर का नंबर का मतलब है कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कितना टर्न कर पा रहा है, राइट? यही हो गया टर्नओवर नंबर, तो इसी को टर्नओवर नंबर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हमें वीमेक्स कब अचीव होता है, हमें वीमेक्स तब अचीव होता है, हमने यहाँ पर माइचेलिस मेंटन इक्वेशन में हमें देखा कि हमें वीमेक्स कब अचीव होता है। ये हमारा वीमेक्स हो गया। तो हमें वीमेक्स कब अचीव होता है, जब हमें यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, मतलब जितने भी हमारे एंजाइम है वो एंजाइम जब हमारे सबस्ट्रेट के सारे एंजाइम जब सबस्ट्रेट से ऑक्यूपाई हो जाते हैं तब हमें वीमेक्स मिलता है। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन की मान लो यहाँ पे ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए का बी में कन्वर्जन कितना यहाँ पे फटाफट हो सकता है। तो यहाँ पे जितने भी एंजाइम होंगे, ठीक है, जितने भी एंजाइम होंगे, अगर इन सभी एंजाइम ने यहाँ पर ए ऑक्यूपाई हो गया, राइट, सभी ए से बाइंड हो गए, तो यहाँ पे जितने भी एंजाइम अगर सब मैक्सिमम से मैक्सिमम एंजाइम सबसेट से बाइंड हो गए तभी हमें वी मैक्स मिल सकता है, राइट? क्योंकि एट द एंड एंजाइम ही कैटालाइज कर रहे हैं रिएक्शन को, तभी हमें वी मैक्स मिल सकता है। तो यहाँ पे वी मैक्स कब मिलेगा, जब टोटल एंजाइम की जो भी कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर इंटू केकेट, राइट? तब हमें, जब हम एंजाइम की टोटल कंसंट्रेशन को केकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें वी मैक्स यहाँ पर मिलता है। अब केकेट क्या होता है, केकेट होता है काइनेटिक इफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की काइनेटिक इफिशिएंसी मतलब ये एंजाइम काइनेटिकली कितना एक्टिव है कि ये सबस्ट्रेट को फटाफट से प्रोडक्ट में कर पा रहा है, चेंज कर पा रहा है। मतलब काइनेटिक इफिशिएंसी, ये कितना एफिशिएंट है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम स्टूडेंट में भी देखते हैं, हम अपने आप में भी हम कितना इस काम में एफिशिएंट हैं कि नहीं है, राइट? तो वैसे ही इस एंजाइम की एफिशिएंसी कितनी है, ये काइनेटिकली कितना एफिशिएंट है इसको कन्वर्ज करने के लिए, राइट? ये केकेट कहलाता है। या फिर इसे केकेट को ही कैटालाइटिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो केकेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। मतलब केकेट जो है वो डायरेक्टली क्या बताता है कि किसी एंजाइम की काइनेटिक एफिशिएंसी कितनी ज़्यादा है। तो जब हमें के काइनेटिक एफिशिएंसी किसी एंजाइम का पता लग जाए और जब हम उसका मल्टीप्लाई एंजाइम के टोटल कंसंट्रेशन के साथ करते हैं तो हमें रिएक्शन का मैक्सिमम वेलोसिटी पता लग जाता है।
राइट। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है एंजाइम के बारे में कि स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट और कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होती है। स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट यहाँ पर एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू होता है जो एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी के बारे में बताता है कि सबस्ट्रेट को जब एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो वो कितना एफिशिएंटली कर पा रहा है, हाउ एफिशिएंटली an enzyme can convert substrate into product। वही यहाँ पे स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट और कैटालिटिक एफिशिएंसी कहलाता है, राइट। ये हमें दो तीन चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे काइनेटिक्स के अंदर जब भी एंजाइम रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यस हम कह रहे हैं कि लिविंग सिस्टम में एंजाइम काम कर रहे हैं, रिएक्शन जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको यहाँ पर एंजाइम कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, उसे कैटेलाइज कर रहे हैं, उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं। लिविंग सिस्टम में जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही है वो सब एंजाइम कैटेलाइज कर रहे हैं, राइट। ये बात हमने मान ली, ठीक है। अब क्या ये एंजाइम हमेशा काम करेंगे या फिर या फिर इन एंजाइम को रेगुलेट किया जाए। अब जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो सेल के रिक्वायरमेंट के ऊपर है, नहीं, लिविंग सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, सेल की क्या रिक्वायरमेंट है, सेल की किसी स्पेसिफिक टाइम पर क्या डिमांड है, उसे किस तरह का सबस्ट्रेट चाहिए, उसकी क्या उस टाइम एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसे क्या सबस्ट्रेट बनाना है, क्या प्रोडक्ट बनाना है, तो सेल की डिमांड के ऊपर है। अब मान लो सेल को ज़रूरत नहीं है कि वो ग्लाइकोलाइसिस चलाएं और ग्लाइकोलाइसिस के जो एंजाइम है मान लो ग्लाइकोलाइसिस चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे में तो लिविंग सिस्टम की कितनी ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर वेस्ट हो जाएगी, राइट। तो लिविंग सिस्टम इस बात का ख्याल रखता है कि जो भी एंजाइम काम कर रहे हो लिविंग सिस्टम में उन्हें प्रॉपरली रेगुलेट किया जाए, जब उनकी ज़रूरत हो तब उन्हें काम करने दिया जाए और जब उनकी ज़रूरत नहीं हो उन्हें काम करने को रोका जाए। अब लिविंग सिस्टम में एंजाइम काम कर रहे हैं तो उसके उन्हें रेगुलेट करने की प्रोसेस होता है उन्हें इनिबिट करना। अब मान लो एंजाइम लगातार काम करे जा रहा है काम करे जा रहा है, तो कोई ना कोई तो इसका इनिबिटर यहाँ पर होना चाहिए, कोई ना कोई तो यहाँ पे इसका इनिबिटर होना चाहिए जो इसे बता सके कि भाई अभी काम नहीं करना है, अभी रुक जाओ, अभी इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी स्टोर है, राइट। तो इसे इनिबिट करने का प्रोसेस ही यहाँ पर इनिबिशन ऑफ एंजाइम कहा जाता है। अब जो भी एंजाइम है उन्हें कैसे इनिबिट किया जाए, उन्हें कैसे जो भी वो काम कर रहे हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन को उन्हें कैसे इनिबिट किया जाए। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं, आइदर उन्हें रिवर्सिबली इनिबिट किया जाए या फिर इरिवर्सिबली इनिबिट किया जाए। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ये यहाँ पर मान लो एक इनिबिटर है जो इसे इनिबिट कर रहा है एंजाइम को। अब यहाँ पर ये इनिबिटर यहाँ पे कुछ थोड़े टाइम के लिए आया है जो कि एंजाइम को पकड़ के रखा हुआ है कि अभी तुम्हें काम नहीं करना है, तो ये रिवर्सिबल है, जैसे ही इसको ऑर्डर मिलेगा ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, तो वो एंजाइम वापस से काम करने लग जाएगा। ये है रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए इसे इनिबिट करेगा फिर यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा तो एंजाइम फिर से काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं करता है, राइट। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में यहाँ पर तीन तरह के इनिबिशन देखने को मिलते हैं। पहला होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, दूसरा होता है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन एंड तीसरा होता है मिक्स्ड इनिबिशन। तीन तरीके से रिवर्सिबली एंजाइम को इनिबिट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम वन बाय वन रिवर्सिबल इनिबिशन को देखते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के प्रोसेस में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन किसे कहा जाएगा, मान लो एक एंजाइम है, एंजाइम पर वैसे तो नॉर्मली सबस्ट्रेट बाइंड होता है, राइट, तभी ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर यहाँ पे रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। लेकिन मान लो कोई यहाँ पर इनिबिटर आ गया, इनिबिटर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है जो क्या कर रहा है एंजाइम के रिएक्शन को अब ये प्रोसीड नहीं होने दे रहा है, एंजाइम के ये किसी बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड हो गया है और अब एंजाइम को काम नहीं करने दे रहा है। तो इस केस में क्या है, यहाँ पर एंजाइम जो इनिबिटर आया है वो इनिबिटर यहाँ पर सबस्ट्रेट जहाँ बाइंड होता है उसी साइट पे जाके ये इनिबिटर बाइंड हो जाएगा। तो अब एंजाइम नहीं काम कर पाएगा क्योंकि जहाँ सबस्ट्रेट को बाइंड होना था वहाँ पे ये इनिबिटर आके बाइंड हो गया, तो अब एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। इस केस में ये जो केस होगा जहाँ पर सबस्ट्रेट की साइट पर ही इनिबिटर आके बाइंड हो जाए, यही कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कहलाएगा। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट और इनिबिटर दोनों का कॉम्पिटिशन हो रहा है, राइट, कि साइड तो एक ही है, मान लो एंजाइम के ऊपर कुर्सी तो एक ही लगी हुई है, बैठना दोनों को है, तो अब दोनों के आपस में कंपटीशन है, ठीक है। तो अब ये कंपटीशन कैसे क्लियर होगा, मान लो हमें सबस्ट्रेट को ज़्यादा बाइंड करवाना है तो हमें इनिबिटर से ज़्यादा सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन देनी पड़ेगी, तब जाके इनिबिटर ज़्यादा चांसेस होंगे कि सबस्ट्रेट बाइंड हो, तो यही हमारा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कहलाता है। अब इस केस में कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में रिएक्शन की जो वेलोसिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है,
तो जब काइनेटिक स्टडी की गई तो देखा गया कि विमेक्स पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। विमेक्स यहाँ पर अनचेंज रहेगा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो हमारी रहती ही है, लेकिन जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर हमें विमेक्स का हाफ मिलता है, अब वो यहाँ पर बढ़ गई है। तो जो केम था वो अल्फा फैक्टर से बढ़ गया, किसी अल्फा फैक्टर से यहाँ पर केम इंक्रीज हो गया। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में यहाँ पर देख सकते हैं कि विमेक्स जो है, विमेक्स में यहाँ पर नो चेंज। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में विमेक्स जो है मैक्सिमम वेलोसिटी, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन जो केम है, केम जो है वो चेंज हो गया, राइट, अल्फा फैक्टर से वो चेंज हो गया। इसका यहाँ पे बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है उसका यहाँ पे बेहतरीन एग्जाम्पल है क्लिनिकल ट्रीटमेंट। क्लिनिकल ट्रीटमेंट में एक केस आता है मिथेनॉल पॉइजनिंग का। मान लो किसी मिथेनॉल पॉइजनिंग हो गई, जो भी मिथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो हमें उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, तो कभी कभी इस केस में डेथ भी हो जाती है। तो अब डॉक्टर इसे क्लिनिकली कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब मिथेनॉल पॉइजनिंग होती है तो इसी का यहाँ पर इनिबिटर दिया जाता है इथेनॉल। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उस पेशेंट को क्या किया जाएगा, इथेनॉल दिया जाएगा, ताकि जो एंजाइम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है मिथेनॉल को, तो यहाँ पे उसका इनिबिटर इथेनॉल जाके बाइंड हो और वो दोनों कॉम्पीट करे और ये रिएक्शन यहाँ पे पॉइजनिंग क्या हो, कम हो, राइट। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन, जो कि हमारा रिवर्सिबल इनिबिशन का ही टाइप है। इस केस में क्या होता है, ये हमारा एंजाइम है, यहाँ पर सबस्ट्रेट किसी एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जाके बाइंड होता है। अब मान लो इनिबिटर आ गया, तो ये इनिबिटर क्या करेगा, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाता है, तब जाके ये इनिबिटर किसी दूसरी साइट पे जाके बाइंड हो जाता है। अब जब ये एस कॉम्प्लेक्स के साथ ये इनिबिटर जाके बाइंड हो गया, तो अब ये यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, एंजाइम यहाँ पर अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनिबिटर जो है वो किसी स्पेसिफिक साइट पे बाइंड, अलग दूसरी जगह जाके बाइंड हुआ है, एंजाइम की ही दूसरी जगह वो जाके बाइंड हुआ है, और ये यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ ये इनिबिटर बाइंड होते हैं। इसको यहाँ पर अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन कहा जाता है। क्योंकि इसे अनकॉम्पिटिटिव इसलिए कहा गया है क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो सबस्ट्रेट की जो बाइंडिंग साइड है वो अलग है, और जो इनिबिटर की बाइंडिंग साइड है वो अलग है, तो दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे सबस्ट्रेट अपनी साइड पे बाइंड होगा, इनिबिटर अपनी साइड पे बाइंड होगा, लेकिन चूंकि इनिबिटर के बाइंड होने से अब एंजाइम काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये इनिबिशन के इसमें आता है। अब अगर इसका काइनेटिक्स पे अगर हम इफेक्ट देखें, तो जो विमेक्स है, जब इनिबिटर बाइंड होता है एक्स कॉम्प्लेक्स से, तो यहाँ पर विमेक्स है वो डिक्रीज हो जाता है, विमेक्स यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। अब वो मैक्सिमम वेलोसिटी हमें अचीव नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर इन इनिबिटर ने पकड़ लिया है, अब ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब ES कॉम्प्लेक्स बनता है तभी तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है। दूसरा है केम, तो केम भी यहाँ पर डिक्रीज हो गया, तो दोनों ही केस में यहाँ पर विमेक्स भी डिक्रीज है, केम भी डिक्रीज है। तो अगर हम इसका रिएक्शन का इक्वेशन देखें, वी नोट, तो विमेक्स जो है वो अल्फा फैक्टर से डिक्रीज हो गया, अल्फा डैश फैक्टर से डिक्रीज हो गया, एंड केएम जो है वो भी अल्फा डैश फैक्टर से किसी अल्फा फैक्टर से डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर केएम और विमेक्स जो है वो दोनों को डिक्रीज कर देता है अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में, राइट। ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मिक्स्ड इनिबिशन। तो मिक्स्ड इनिबिशन के केस में कैसे इनिबिट होता है, तो यहाँ पे हम एक एंजाइम है, वो एंजाइम आइदर सब इनिबिटर से बाइंड करे, सबस्ट्रेट से बाइंड करे। तो एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है, या फिर एंजाइम के साथ एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ यहाँ पर इनिबिटर डिफरेंट साइड पर बाइंड होता है, या फिर एंजाइम को अकेले ही एंजाइम के साथ ये इनिबिटर बाइंड हो जाए, इस केस में इसको मिक्स्ड इनिबिशन कहते हैं। मतलब कि एंजाइम के किसी सबस्ट्रेट के डिफरेंट साइट पर यहाँ पर इनिबिटर बाइंड हो, या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ इनिबिटर बाइंड हो। इस केस में क्या होता है, रिएक्शन की काइनेटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इस केस में अगर हम काइनेटिक्स को देखें, तो यहाँ पर विमेक्स रिएक्शन का जो विमेक्स है, वो विमेक्स यहाँ पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, अल्फा फैक्टर से ये डिक्रीज हो जाता है, और इस केस में यहाँ पर केएम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। जब हमें किसी सबस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट है कि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ वीमेक्स मिल जाए, तो यहाँ पे उस सब केएम में कोई भी चेंज नहीं आता है, वीमेक्स यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये यहाँ पर एंजाइम अब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनिबिटर ने इसे रोक लिया है, अब ये काम नहीं कर पा रहा है। इस केस में यहाँ पर
मैक्सिमम एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों ही तरीके से बाइंड कर रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पर Vmax तो डिक्रीज हो जाएगा लेकिन Km में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। अल्फा यहाँ पे क्या होता है, अल्फा सिंपली 1+ इनिबिटर की कंसंट्रेशन अपॉन इनिबिटर कांस्टेंट, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर जब काइनेटिक्स को देखा जाता है तब जो कांस्टेंट आता है वो Ki से डिनोट होता है। दूसरा यहाँ पे अल्फा डैश क्या होता है, तो अल्फा डैश होता है 1+ इनिबिटर की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन के डैश आई। तो ये अल्फा एंड अल्फा डैश यहाँ पे दो फैक्टर्स होते हैं जो कि काइनेटिक्स को इफेक्ट करते हैं जब यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन हो या मिक्स्ड इनिबिशन हो। इस केस में जो अल्फा फैक्टर देखने को मिलता है उसको यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट किया जाता है।